हाँ जी, लास्ट में कहाँ तक इम्पोर्टेंस ऑफ थार। कल लास्ट में अपन कवर कर रहे थे थार्मोस्टिल के मैटर, जिसमें कुछ एक फैक्ट या इंपॉर्टेंस अपन ने इसमें लिखे थे, जो ये पॉइंट्स थे, जिसमें एक तो था एनर्जी मिनरल्स को लेकर, ऊर्जा खनिजों को लेकर, एक जो रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा है उसके महत्व को लेकर, उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी टेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी टेस्ट साइट, परमाणु परीक्षण स्थल के रूप में, फिर है मिलिट्री ट्रेनिंग, सॉल्ट प्रोडक्शन, टूरिज्म या पर्यटन, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या कृषि उत्पादन। ये एक दो पॉइंट और ऐड कर दीजिए इसमें। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एक बायोडाइवर्सिटी वाला, तो इनको लेके किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, तो ये 1 बाय 1 पॉइंट अपन कंप्लीट करेंगे। तो मेंस के लिए कोई भी इनमें से 5 पॉइंट आपको याद होने चाहिए, जिसमें आप कम से कम इसके बारे में 50 वर्ड्स लिख पाओ, 50 शब्दों में इसको लिखा जा सके। तो इंपॉर्टेंस तो और भी है। राजस्थान में लाइव स्टॉक या पशु संपदा इस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। तो वो जो फैक्ट्स अपन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो कम लिखना पॉसिबल है, तो लगभग यहाँ 7-8 पॉइंट, यानी इनमें कम से कम 5 आपको याद रखने हैं। पॉइंट फर्स्ट कौन सा लिखा हुआ था? मिनरल्स के लिए लिखा हुआ था ना फर्स्ट, तो फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा एनर्जी मिनरल्स या मिनरल्स, ऊर्जा खनिज। मालव जनपद जिसका विस्तार टोंक और जयपुर में है, आपने लिखवाया है मालव, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मैंने प्लेट्यू एरिया करवाया, पठार करवाया है मैंने जनपद नहीं लिखवाया। दोनों में फर्क है, एक ऐतिहासिक शब्द है और एक भौगोलिक शब्द है। जैसे योधे रीजन है, तो योधे रीजन राजस्थान के उत्तर में था, लेकिन वह केवल राजस्थान में नहीं था, पंजाब, हरियाणा और यूपी तक विस्तृत था। जैसे राजस्थान में एक शब्द करवाया था सूरसेन, तो सूरसेन केवल राजस्थान के पूर्वी 3 जिलों में नहीं है, वो आगे मुख्यतः यूपी में भी फैला हुआ है, यूपी और एमपी वाले एरिया में। तो आपने जो पढ़ा है वो हिस्ट्री में मालू जनपद के बारे में पढ़ा है, तो मालू जनपद वाला एरिया है वो अलग एरियाज में, वो टोंक और जयपुर के आसपास, जबकि प्रतापगढ़ झालावाड़ उसको मालव कहने का कारण है मालवा प्लेट्यू का पार्ट होने के कारण।
तो इसमें जो एनर्जी मिनरल्स वाला पार्ट है, यानी इंपॉर्टेंस के तौर पे, ऊर्जा खनिज, तो राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, इस थार डेजर्ट में पहले क्या था? टेथिस सी, टेथिस सागर। और सागरीय जो भाग होते हैं उसमें बायोटिक पार्ट पाए जाते हैं। बायोटिक पार्ट यानी जीव और वनस्पति पाए जाते हैं। तो धीरे धीरे जैसे थार डेजर्ट वाला जो हिस्सा है यानी टेथिस सागर वाला पार्ट, इसमें धीरे धीरे जैसे सेडिमेंट जमना स्टार्ट हुए, जैसे ही ये जो जलीय क्षेत्र समाप्त हुआ तो इनके जो जीव हैं ये उसादों के नीचे दबे। तो जीवों का जो शरीर या जो पार्ट्स है वो बना होता है हाइड्रोकार्बन का। तो इससे धीरे धीरे जीवों से हाइड्रोकार्बनिक मिनरल्स का निर्माण हुआ। और वेजिटेशन जो नीचे धीरे धीरे दबती चली गई ट्रसरी काल में, तो ये वेजिटेशन तो अपने को किसके रूप में प्राप्त हो रही है? कोल के रूप में। और ये हाइड्रोकार्बनिक जो मिनरल्स होते हैं ये होते हैं पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो इसका मीनिंग आज वर्तमान में ये सारे खनिज पश्चिमी राजस्थान में अपने को मिल रहे हैं, जो अपने को फॉसिल्स के रूप में, इनको फॉसिल मिनरल्स भी कहा जाता है, यानी जीवाश्मी ईंधन। तो जो जीवों के शरीर से मिलते हैं उन्हें जीवाश्मी ईंधन, जिनसे मुख्यतः इन्वायरमेंट में पोल्यूशन बढ़ता है, क्योंकि इनके धमनियां इनके जलने के कारण मुख्यतः वायुमंडल में कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसें बढ़ती हैं, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो इसका मीनिंग पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः ऊर्जा खनिजों का भंडारण अधिक है। तो एनर्जी मिनरल्स में लिखेगा थार मरुस्थल में मुख्यतः ऊर्जा खनिजों का भंडारण अधिक है। एनर्जी मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन थार डेजर्ट। थार मरुस्थल में ऊर्जा खनिजों का भंडारण अधिक। एनर्जी मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन थार डेजर्ट। इन थार मरुस्थल में ऊर्जा खनिज अधिक पाए जाते हैं, ऊर्जा खनिजों का भंडारण अधिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस एवं कोयला एंड कोल। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा। सेकंड इंपॉर्टेंस, रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स उनको कहा जाता है जिनको फ्यूचर में हम फिर से बना पाए या आने वाले भविष्य में जो समाप्त ना हो, यानी जिसको हम रीन्यू कर पाए, जो रीन्यूएबल होते हैं यानी वापस पुनः बनाने लायक होते हैं, उनको कहा जाता है नवीकरण, यानी जिनको रिसाइकिल किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोलर एनर्जी, तो सोलर लिखना नहीं अभी। सोलर एनर्जी तब तक पॉसिबल है जब तक सूर्य की प्रेजेंस है, और सूर्य की प्रेजेंस पृथ्वी के बाद तक है, यानी पृथ्वी की जो एज आंकी गई है उससे भी अधिक सूर्य की आयु है। तो इसका मीनिंग जब तक कम से कम पृथ्वी है तब तक सूर्य रहेगा। तो इसका मीनिंग सोलर एनर्जी है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, हर दिन सूर्य देखना है अपने को। और जब तक सूर्य रहेगा यानी जब तक सन प्रेजेंस है तब तक टेम्परेचर और एयर प्रेशर में वेरिएशन रहेंगे। कहीं पे तापमान अधिक होंगे, कहीं तापमान कम होंगे। जहाँ टेम्परेचर अधिक होंगे वहाँ एयर प्रेशर क्या होंगे? कम। और जहाँ टेम्परेचर कम होंगे वहाँ एयर प्रेशर क्या होंगे? अधिक। तो इसका मीनिंग जब तक सोलर एनर्जी पॉसिबल है तब तक विंड एनर्जी भी पॉसिबल है। इसका मीनिंग जो विंड फ्लो है वो मुख्यतः टेम्परेचर के कारण ही होता है। जैसे अभी राजस्थान के अंदर अभी टेम्परेचर कम हो रहे हैं, तो एयर प्रेशर हमारे यहाँ क्या हो गया? अधिक हो गया। तो हमारे इधर से हवाओं का फ्लो दूसरी ओर बनेगा जो अपने को महसूस नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से हवा दूसरी ओर जा रही है। तो इस कारण इस समय अब आंधियां या विंड्स का जो
मुख्यतः जो स्पीड है वो सर्दियों में कम होती है, लेकिन जैसे ही गर्मी आएंगी तो हमारे यहाँ के टेम्परेचर तेजी से बढ़ेंगे और एयर प्रेशर क्या होगा, लो। तो समुद्र की ओर से विंड फ्लो हमारे तेज बनते हैं। तो विंड फ्लो तेज होने के कारण राजस्थान का ये जो पश्चिमी भाग है, ये वाला भाग जैसलमेर हो रही है, तो समुद्र की ओर से विंड फ्लो होने के कारण इस क्षेत्र में अपने विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। जबकि हीटिंग अपने जो टेम्परेचर हमारे सबसे ज्यादा बढ़ता है वो जोधपुर, फलोदी, बड़ला इस एरिया में बढ़ता है। तो अपने जो जोधपुर वाला हिस्सा है उसको कहा जाता है सन सिटी, सूर्य नगरी, और जैसलमेर को कहा जाता है विंड सिटी, यानी जो पवन ऊर्जा शहर के रूप में माना जाता है जैसलमेर को, और सन सिटी सूर्य नगरी के रूप में जाना जाता है जोधपुर। जैसे ब्लू सिटी भी कहा जाता है, जैसे जयपुर को पिंक सिटी, उदयपुर को लेक सिटी, वैसे जोधपुर सन सिटी और जैसलमेर है अपने विंड सिटी। तो जब तक सूर्य है यानी सोलर एनर्जी है तब तक विंड एनर्जी भी है, और सूर्य की प्रेजेंस है तब तक अपने इवेपोरेशन और वाष्पीकरण होगा, और वाष्पीकरण होगा तब तक पॉसिबल है कि अपने वर्षा भी हो। तो वर्षा से अपने को क्या प्राप्त होता है, जल, यानी हाइड्रो एनर्जी। तो हाइड्रो एनर्जी भी अपने आप में रिसाइकिल है, क्योंकि अपन जो टर्बाइन है, ये आपके डेजर्ट में नहीं बता रहा हूँ मैं, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ रिन्यूएबल के, क्योंकि डेजर्ट एरिया तो डेजर्ट इसीलिए है कि वहां पे वर्षा कम है, तो इसका मीनिंग वर्षा कम है, इस कारण वो डेजर्ट है। बाकी अपने जो हाइड्रो एनर्जी है उसको भी रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे टर्बाइन पे अपन पानी डालते हैं तो टर्बाइन घूमता है, तो कुछ पानी तो आगे निकल जाएगा, और कुछ टर्बाइन की स्पीड से इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत, और वाष्पीकृत जल अपने को पुनः प्राप्त हो सकता है क्या, होता ही है, रेनफॉल के रूप में, वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका मीनिंग हाइड्रो एनर्जी या जल ऊर्जा क्या होती है, रिसाइकिल होती है। बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी वो होती है जो अपने को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या मुख्यतः प्लांट या पादपों से प्राप्त होती है, जैसे सरसों, चावल और जूली फ्लोरा यानी विलायती बबूल, इनके पत्तों को गला सड़ा के और जो गैस बनाई जाती है उसको हम कहते हैं बायोमास एनर्जी। एक होती है बायोगैस, बायोगैस होती है पशुओं के अपशिष्ट अर्थात गोबर से प्राप्त। तो जो बायोमास है वो प्लांट से अगर तैयार की जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम हर साल, जैसे चावल बोए थे तब हमने 4-5 किलो चावल बोए, उत्पादन किए तब 10 बोरी, नेक्स्ट ईयर फिर वापस ऐसा ही किया, 5 किलो बोए, फिर वापस 10 बोरी। तो इसका मीनिंग है कि इनको हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। इसका मीनिंग इस प्रोडक्ट को बार बार तैयार किया जा सकता है, तो जिसको तैयार किया जा सकता है इसका मीनिंग रिसाइकिल। विलायती बबूल है तो उसके अंदर भी सीड या बीज होते हैं, तो सीड्स को जैसे हम इम्प्लांट करेंगे अर्थ के अंदर तो उनके प्रोडक्शन को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो इसका मीनिंग जो बायोमास एनर्जी है, बायोमास एनर्जी रिसाइकिल। एक होती है बायोगैस, बायोगैस पशुओं के गोबर से प्राप्त होती है। तो पशुओं के गोबर से अगर प्राप्त होती है तो जो पशु हैं तो उन पशुओं की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसमें प्रजनन क्षमताएं पाई जाती हैं। जैसे 1951 में राजस्थान में लगभग 250 लाख पशु थे, और अभी 2012 की जो रिपोर्ट थी उसमें लगभग 567 के आसपास, यानी पहले से लगभग 50-60 सालों में पहले से भी डबल पशु हो गए। तो इसका मीनिंग पहले जो भैंस गोबर किया करती थी, आने वाली भैंस गोबर ही करेगी। तो इसका मीनिंग जो बायोगैस है, बायोगैस एनर्जी भी है, इसको बढ़ाना पॉसिबल है। मीनिंग यहाँ ये देखना है कि कोई खनिज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनरल्स या जो खनिज है वो समाप्त होंगे। जैसे अपनी जमीन के नीचे कोयला भंडारित है तो कोयला एक निश्चित मात्रा में है, तो मिनरल्स वाली खनिज वाली जो ऊर्जा होती है उनको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। अगर कोयले के भंडारण समाप्त हो गए तो इसका मीनिंग रिसाइकिल नहीं होगा। जिस कोयले को हमने राख में बदल दिया तो उस राख से वापस कोयला नहीं बनेगा। सिर्फ मिनरल्स, ये ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये मिनरल्स है, खनिज है, तो खनिज को रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। जैसे यूरेनियम क्या है, मिनरल्स, मिनरल्स में काउंट होता है यूरेनियम, तो इसका मीनिंग नॉन नॉन रिसाइकिल एनर्जी। थोरियम नॉन रिसाइकिल, पेट्रोलियम नॉन रिसाइकिल। तभी तो अपन अल्टरनेट देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जो ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं तभी इनको अपना रहे हैं। एक तो पोल्यूशन कम हो, और एक अपने पास जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस ये सीमित है, आने वाले टाइम में समाप्त होंगे, तो हम पहले से ये अल्टरनेट देखने लग गए। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल को पहचानना काफी आसान है। नॉन रिन्यूएबल होता है जो मिनरल्स होते हैं, और रिन्यूएबल जितनी भी ऊर्जा है वो मिनरल्स एक भी नहीं होता। जैसे ज्वारीय ऊर्जा या टाइड ऊर्जा, यानी समुद्र के अंदर जो पानी ऊपर उठता है
टाइड या ज्वार क्या खनिज होता है क्या? नहीं होता, तो इसका मीनिंग रिन्यूएबल है। वो सूर्य के या चंद्रमा के अट्रैक्शन फोर्स के कारण पानी ऊपर उठता है, या अर्थ के रोटेशन के कारण। तो इसका मीनिंग है कि पृथ्वी रोटेशन करेगी तब तक अपन जीवित हैं। जिस दिन रोटेट करना बंद कर देगी उस दिन ग्रेविटी फोर्स समाप्त है और फिर अपन उड़ते हुए दिखाई देंगे। तो इसका मीनिंग है अपन जो बंधे हुए हैं पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से बंधे हुए हैं। ये पृथ्वी जिस स्पीड से घूम रही है अपन भी उसी स्पीड से घूम रहे हैं, इस कारण ये गति अपने को महसूस नहीं हो रही। हालांकि घूमने का मीनिंग सिर्फ पृथ्वी नहीं घूम रही, इसके ऊपर का जितना भी वायुमंडल है जो इसे अट्रैक्ट है, ग्रेविटी फोर्स से बंधा हुआ है, वो एटमॉस्फेयर भी उसी स्पीड से घूम रहा है। अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं घूमता तो अपन जैसे ऊपर उछलते तो अपन अपने गांव पहुंच जाते। तो पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो अपन ये देखते अपना गांव किस साइड में आएगा, अपन उसी साइड में उछलते, 2-3 छलांग में दूसरे देश में मिलते अपन। ये समझ में नहीं आ रहा, दिमाग पे जोर नहीं डालें। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जाओं की संभावना यहाँ अधिक है। लिखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा में, थार मरुस्थल में नवीकरणीय ऊर्जा की संभावना अधिक है। पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, potential of renewable energy is high in Thar desert या in the desert of राजस्थान। थार मरुस्थल में नवीकरणीय ऊर्जाओं की संभावना अधिक है। The potential of renewable energy is high in Thar desert। थार मरुस्थल में नवीकरणीय ऊर्जाओं की संभावना अधिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के तौर पे लिख दिए सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी, ये दो ही लिख दो काफी है। बाकी साइड में पशु भी बहुत सारे पाले जाते हैं, तो बायोगैस भी है। एग्रीकल्चर भी खूब होती है डेजर्ट एरिया में अपने, क्योंकि अपना जो डेजर्ट एरिया ज्यादातर कैनाल से जुड़ा हुआ है। एक काफी बड़ी कैनाल बनी हुई है आईजीएनपी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के कारण यहाँ बायोमास एनर्जी उसकी पॉसिबिलिटी भी है, और वो भी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट में है, मुख्यतः गंगानगर की ओर अधिक। तो जो मेन एनर्जी वो लिख दो सोलर एंड विंड एनर्जी। तो सोलर में तो अपने राजस्थान का वैसे भी पूरे इंडिया में कौन सा रैंक है? फर्स्ट है। और विंड एनर्जी में नई रिपोर्ट में फर्स्ट है, क्योंकि पहले जो पवन चक्की है, यानी जो विंड एनर्जी में जो फैन लगता है, उस फैन की हाइट पहले 120 मीटर के ऊपर, और अपने जो पोटेंशियल है वो लगभग 127 गीगावाट, यानी 1,27,000 मेगावाट एनर्जी की पोटेंशियल थी, जो कि गुजरात के बाद में नंबर 2 पे था। ये क्षमताएं हैं, हमारी प्रोडक्शन नहीं है। और अब जो नई रिपोर्ट आई है उसमें तो इसके हाइट को थोड़ा सा अगर ऊपर और बढ़ा दिया जाए, लगभग 150 मीटर के ऊपर किया जाए, तो अपने यहाँ लगभग 284 गीगावाट, यानी 2,84,000 मेगावाट विंड एनर्जी की पॉसिबिलिटी है। तो इस हाइट के ऊपर जो कैपेसिटी अपनी है उतनी किसी भी स्टेट की नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि इस हाइट पे अपन सबसे आगे हैं। इस हाइट पे अपना रैंक 2 था, गुजरात फर्स्ट था। तो अब रिन्यूएबल एनर्जी के डेटा 150 मीटर हाइट पर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत अधिक हाइट पर जो विंड एनर्जी है वो डेवलप धीरे धीरे समय के साथ हुआ है। पहले थोड़ी कम हाइट पर विंड एनर्जी, जैसे पहले अपन 100 मीटर की हाइट के ऊपर विंड एनर्जी का आकलन क्या करते थे, इसकी पॉसिबिलिटी मापा करते थे। तो 100 मीटर पे अपनी बहुत ही कम थी ऊर्जा, 18,770 मेगावाट। गीगावाट में बोले तो सिर्फ 18 गीगावाट। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली गई तो अपनी जो पोटेंशियल या कैपेसिटी है वो भी बढ़ती चली गई। तो अब जो 150 मीटर के जो डेटा रिन्यूएबल जो डिपार्टमेंट है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय जो है, यानी रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, उन्होंने जो 150 मीटर के जो हाइट वाले जो डेटा हैं वो जारी किए हैं, उसमें राजस्थान फर्स्ट रैंक पे है। अदरवाइज पहले वाले जो डेटा 120 मीटर वाले, उसमें राजस्थान गुजरात के बाद 2 था। तो अब जो रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड है उन दोनों में हमारी रैंक फर्स्ट है, और वो भी मुख्यतः डेजर्ट की तरफ है दोनों। इसके बाद में नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी साइट या न्यूक्लियर एनर्जी टेस्ट।
परमाणु परीक्षण स्थल। न्यूक्लियर एनर्जी साइट। इसमें लिखेगा थार मरुस्थल को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। थार डेजर्ट इज नोन एज न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑफ इंडिया। थार मरुस्थल को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। थार डेजर्ट इज नोन एज न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑफ इंडिया। थार मरुस्थल को भारत की परमाणु परीक्षण स्थली कहा जाता है। थार डेजर्ट इज नोन एज न्यूक्लियर टेस्ट साइट ऑफ इंडिया। परमाणु परीक्षण 1974, 1998, ये इसमें डेट लिख सकते हो नीचे। हालांकि पहले बताई भी थी रन वाले में। तो न्यूक्लियर टेस्ट यहाँ कब हुआ? 1974। परमाणु परीक्षण 1974 और 1998। तो भारत में 2 बार ही हुए हैं, जिसमें सेकेंड टाइम सक्सेस हुआ था अटल बिहारी जी के समय। तो एक इंदिरा गांधी जी के समय, दूसरा ये अटल बिहारी जी के समय। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री ट्रेनिंग साइट, सैन्य प्रशिक्षण स्थल। इसमें लिखेगा थार मरुस्थल का सैन्य प्रशिक्षण के लिए महत्व है। थार मरुस्थल का सैन्य प्रशिक्षण में या सैन्य प्रशिक्षण के लिए महत्व है। या थार मरुस्थल को सैन्य प्रशिक्षण स्थल कहा जाता है। इसमें भी वही लिख सकते हो, थार डेजर्ट इज नोन एज मिलिट्री ट्रेनिंग साइट। एग्जाम्पल एक तो है चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर, जो चांदन ट्यूबवेल बताए थे आपको, और एक है इसमें महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर। ये 2 फेमस हैं इसमें। थार मरुस्थल सैन्य प्रशिक्षण के लिए महत्वपूर्ण या सैन्य प्रशिक्षण स्थल है। एग्जाम्पल चांदन फील्ड फायरिंग रेंज। चांदन इसमें लोकेशन है, फील्ड ये क्षेत्र को कहा जाता है। फायरिंग इस एरिया में जो की जाती है, और एक सीमित क्षेत्र है जो कवरिंग एरिया, वो एक रेंज तक है, तो इसका नाम चांदन फील्ड फायरिंग रेंज। और दूसरा है वो महाजन के नाम से महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ब्रैकेट में डिस्ट्रिक्ट लिखो तो लिख दीजिए महाजन बीकानेर में और चांदन जैसलमेर। डिस्ट्रिक्ट नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, एग्जाम्पल्स बताने हैं अपने को। तो इसका मीनिंग इंडिया में सबसे बड़ी जो मिलिट्री ट्रेनिंग, इंडिया में ही नहीं, चांदन तो एशिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग साइट। तो ये विशेषता बताने की आवश्यकता नहीं, बड़ा छोटा कौन सा, सिर्फ ये एग्जाम्पल्स में लिख दीजिए। सैन्य प्रशिक्षण के बाद में नेक्स्ट लिखो सॉल्ट प्रोडक्शन, नमक उत्पादन। पॉइंट नंबर कौन सा है? 5।
तो थार्मोस्टल से नमक का उत्पादन होता है। Salt is produced या obtained from Thar desert। थार्मोस्टल से नमक का उत्पादन होता है। Salt is produced from Thar desert। थार्मोस्टल से नमक का उत्पादन होता है। अब इसका कारण बताना होता है, तो सॉल्ट या नमक प्रोडक्शन है, उसके दो सोर्स होते हैं। नमक दो जगह से प्राप्त होता है, या तो उस एरिया में खारे पानी की झील होनी चाहिए, ब्राइन वाटर लेक्स, तो पॉसिबिलिटी है कि उस एरिया में नमक उत्पादन हो सकता है, खारे पानी की झील होंगी। या दूसरा, उस एरिया में समुद्र होना चाहिए, ओसेनिक पार्ट, महासागरीय भाग, तो समुद्री जल से नमक प्राप्त होता है, क्योंकि समुद्री पानी में 78% जो सेलाइन होता है वो नमक ही होता है, बाकी 22% अदर सेलाइन होते हैं। तो समुद्र के अंदर टोटल 47 सेलाइन या लवण पाए जाते हैं, उनमें से एक नमक होता है जो 78% होता है, बाकी जो 46% जो 46 सेलाइन या जो लवण होते हैं वो 22% क्वांटिटी में होते हैं। तो इसका मीनिंग प्योर नमक तो नहीं निकलेगा, अदर सेलाइन भी निकलेंगे जिनको रिफाइंड करके फिर नमक बनाया जाता है। लेकिन राजस्थान की जो लेक या झीलें हैं उसमें 90% से अधिक NaCl है, यानी हमारे यहाँ से जो नमक प्राप्त होता है वो ज्यादातर प्योर ही होता है, इम्प्योरिटीज उसमें कम होते हैं। तो इसका मीनिंग है कि जो नमक के दो सोर्स हैं उसमें हमारे पास समुद्र तो नहीं है राजस्थान के पास, राजस्थान कंप्लीटली लैंड लॉक्ड स्टेट है, पूर्णतः स्थलीय राज्य है। तो इसका मीनिंग हमारे पास दूसरा पॉइंट ये पॉसिबल है कि हमारे पास डेजर्ट में खारे पानी की झील हो सकती है, और वो हैं भी, जैसे सांबर, पचपदरा, डीडवाना, डेगाना, रेवासा, लूणकरणसर। तो बहुत सारी खारे पानी की झील राजस्थान में प्रेजेंट है, जिनमें प्रमुख झीलों में सांबर, पचपदरा और डीडवाना। तो इसके अंदर के थार्मोस्टल से नमक उत्पादित होता है, क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील अधिक पाई जाती हैं, बिकॉज ब्राइन वाटर लेक्स आर मोस्टली फाउंड हियर। बिकॉज ब्राइन वाटर लेक्स आर मोस्टली फाउंड हियर, क्योंकि यहाँ खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है। तो नमक का कारण हम दो ही चीजों को बता सकते थे, या तो समुद्र को या खारे पानी की झीलों को। तो समुद्र तो है नहीं, तो इसका मीनिंग ब्राइन वाटर लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सांबर, पचपदरा, डीडवाना, कुछ एक नाम लिख दीजिए इसमें। सांबर, पचपदरा, डीडवाना। पचपदरा को ध्यान से लिखना, क्योंकि पचपदरा को कई बार अपन फ्लो फ्लो में पंच भद्रा लिख देते हैं। तो ये पंच तो अपने गांव में जो पंच सरपंच ये ज्यादा सुना हुआ रहता है अपना, इस कारण वो पंच लिख देते हैं, पंच नहीं पच है। और भद्रा है, ये रिजल्ट आने के बाद बैठेगी, अभी नहीं बैठेगी, वो पदरा है, तो ये पच पदरा, तो पंच नहीं लिखना है। अभी इस साइड कोई गाड़ी वाड़ी भी आती है, एक पंच, यूं करके आती है ना, एक एक महान व्यक्ति ने क्या कर गया इस पंच के पहले, ये SIR या गांव वाला वो SAR ये लगा रखा है, सर पंच। क्या चीज? वरना क्या? अच्छा, कुछ भी लिख सकते हैं अपने वाले। ये तो ठीक है, थार के आगे नहीं लिखते, रेत ही रेत है। सॉल्ट के बाद में नेक्स्ट लिखो टूरिज्म या पर्यटन।
हाँ भाई, किसी की चिट्ठी आई है जो घर में कोई इमरजेंसी है तो जा सकता है। किसने भेजी है? इतना स्पष्ट नहीं लिखते हैं, इमरजेंसी लिखा जाता है। ठीक। अभी कॉल आया है घर से। कौन सा पॉइंट नंबर 6 है ना, पर्यटन। देखो, जैसा कि आपको बताया था कि इकोलॉजी को लेकर टूरिज्म अलग अलग प्रकार का होता है। तो पश्चिमी राजस्थान में वो टूरिज्म जाता है जिनको या तो पश्चिमी राजस्थान के दौरे देखने हैं। दौरे क्या होते हैं बताया था ना कल, वेवे टाइप जो सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत के टीले जो होते हैं, या फिर पश्चिमी राजस्थान की जो विशिष्ट संस्कृति है, स्पेसिफिक कल्चर है, उस विशिष्ट संस्कृति के लिए जाते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है कि इस टाइम में, यानी जब थार में टूरिज्म जिस समय होता है, वो टूरिज्म होता है मुख्यतः नवंबर के लास्ट से लेके फरवरी तक, जिस समय अपने कल्चर में कोई भी बड़ा फेस्टिवल नहीं होता। तो इसका मीनिंग है कि आरटीडीसी डिपार्टमेंट ने राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा कुछ ऐसे आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन करवाए जाते हैं या ऐसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं ताकि उन फेस्टिवल के ऊपर पश्चिमी राजस्थान को टूरिज्म मिल पाए। जैसे कि जनवरी के अंदर बीकानेर में होता है अपने कैमल फेस्टिवल। तो किसी को अगर डेजर्ट कल्चर को अच्छे से देखना हो और वहाँ फेस्टिवल वगैरह में पार्टिसिपेट करना हो, जिनमें विभिन्न प्रकार के जैसे नृत्य वगैरह, जिसमें ऊंट दौड़ वगैरह, तो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं। तो अगर उनमें पार्टिसिपेट करना है तो बीकानेर पहुंचे जनवरी में। कोई जनवरी में चूक गया हो, फरवरी में पहुंचे जैसलमेर, मरु महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल। कोई फरवरी में इससे भी चूक गया हो, मार्च में पहुंचे बाड़मेर, थार फेस्टिवल, थार महोत्सव या बैलून फेस्टिवल, यानी मुख्यतः गुब्बारा महोत्सव भी होता है इस साइड में। बैलून फेस्टिवल। तो ये कंटिन्यूस होते हैं बीकानेर जनवरी, कंटिन्यूस बीकानेर के नीचे जैसलमेर, जैसलमेर के नीचे बाड़मेर, जनवरी फरवरी मार्च। तो पश्चिमी राजस्थान के विशेष संस्कृति को जानने के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार के, यानी ये हमारे कोई कल्चर के हिस्से नहीं है, लेकिन इनको धीरे धीरे डेवलप किया है और इनको ऑर्गेनाइज करवाना स्टार्ट किया आरटीडीसी डिपार्टमेंट ने, ताकि एक निश्चित समय में वहाँ टूरिज्म को अधिक से अधिक अट्रैक्ट किया जा सके। तो राजस्थान में डेजर्ट की विशेष संस्कृति है, पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। द स्पेसिफिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान अट्रैक्ट्स टूरिज्म। तो पर्यटन में लिखेगा पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। द स्पेसिफिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान अट्रैक्ट्स टूरिज्म। पश्चिमी राजस्थान की विशिष्ट संस्कृति पर्यटन को आकर्षित करती है। द स्पेसिफिक कल्चर ऑफ वेस्टर्न राजस्थान अट्रैक्ट्स टूरिज्म, अट्रैक्ट्स टूरिज्म। अब इसके लिए कुछ फेस्टिवल होते हैं वहाँ पे, तो वो एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, पर्यटन महोत्सव, टूरिज्म फेस्टिवल। इसी में नेक्स्ट लाइन में लिख दो पर्यटन महोत्सव, टूरिज्म फेस्टिवल। ऊंट महोत्सव, कैमल फेस्टिवल, ब्रैकेट में लिख दो बीकानेर। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यूस, मरु महोत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर। टाइम पीरियड लिखने की आवश्यकता नहीं, समय एक टॉपिक आएगा आपका, उसके अंदर बताएंगे। टूरिज्म एक टॉपिक दिया हुआ है आपके अलग से। एंड थार फेस्टिवल एवं थार महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर में, थार महोत्सव कहाँ पर है?
बाड़मेर में। तो इन दोनों में कंफ्यूजन अधिक होता है, तो आप ये याद रखो कि दोनों एक जगह नहीं है, और मरु महोत्सव वहां होगा जहां मरुस्थल अधिक है। तो राजस्थान में डेजर्ट सबसे ज्यादा किस जिले में? जैसलमेर में। तो मरु रहेगा जैसलमेर में, तो बच गया वो शब्द कौन सा है? थार। तो थार सेम उस जगह नहीं होगा, थार फिर किस में होगा? बाड़मेर में। तो बीकानेर का तो एक कैमल फेस्टिवल, जैसलमेर का है मरु महोत्सव, और बाड़मेर का है थार फेस्टिवल, थार महोत्सव। मंथ कंटिन्यूस होते हैं इनके, जनवरी, फरवरी और मार्च। टूरिज्म के बाद में नेक्स्ट लिखो बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो आपको क्या लगता है कि डेजर्ट की और बायोडाइवर्सिटी ज्यादा मिलेगी? जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, जैसे उसके अलावा राजस्थान के फिजिकल डिवीजन अरावली है, अपना ईस्टर्न प्लेन पूर्वी मैदान है, और इस साइड में ये हार्ड होती है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलने की पॉसिबिलिटी कहाँ है? राजस्थान में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है अरावली में, क्योंकि अरावली में वेजिटेशन या वनस्पति अधिक होती है। तो इसका मीनिंग बायोडाइवर्सिटी है वो अरावली की स्पेसिफिक या मुख्यतः यहाँ पर अधिक है। तो मरुस्थल में जैविकता अपन ने क्यों लिखा है? तो यहाँ पे अपने इसलिए लिखा है क्योंकि राजस्थान के जो डेजर्ट है, थार डेजर्ट, इसमें जितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है उतनी विश्व के किसी भी अन्य मरुस्थल में नहीं पाई जाती। विश्व में मरुस्थल में सर्वाधिक जैव विविधता। इसका मीनिंग है कि विश्व के जितने भी जो डेजर्ट एरिया उनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी अगर डेजर्ट एरिया में देखी जाए तो वो किस डेजर्ट में है? थार डेजर्ट। क्योंकि अपना एक थार डेजर्ट ही ऐसा है जिसके अंदर इतनी सारी कैनाल बनी हुई है। राजस्थान का जो उत्तरी भाग है, जहाँ सबसे पहले गंग नहर, आईजीएनपी कैनाल, सिद्धमुख कैनाल, और इस साइड से गुजरात की ओर से भी बना रखे नर्मदा कैनाल, सांचौर और बाड़मेर, पहले के जालोर और बाड़मेर। तो लगभग एरिया अपना कैनाल से अटैच है, कैनाल से कनेक्ट है। हमारे यहाँ तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में एक बड़ा नदी तंत्र भी है, लूणी ड्रेनेज सिस्टम। लूणी रहा, नागौर की ओर झीलें रही, शेखावाटी की ओर कांतली रही, उत्तरी राजस्थान में घग्गर बेसिन है। तो इसका मीनिंग कुछ सीमित एरिया पश्चिमी राजस्थान का जहाँ पानी की अप्रोच कम है, और उस एरिया में भी कैनाल बनी हुई है, आईजीएनपी। तो इसका मीनिंग है कि राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया विश्व के अन्य मरुस्थलों से काफी बेटर है। हमारे मरुस्थल में तो 2006 में लिखा गया कि 2006 में बाढ़ आई थी। तो जब बाढ़ आई थी मरुस्थल किस बात का? तो इसका मीनिंग है कि इस डेजर्ट में तो कभी कभार बाढ़ भी आती है। 2006 में कवास बाड़मेर के अंदर बाढ़ आई थी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि विश्व के सर्वाधिक संपन्न डेजर्ट में से है, यानी जितने भी डेजर्ट है उनमें सबसे बेटर कंडीशन में है थार डेजर्ट। तो वो है जैसे दक्षिणी अफ्रीका, सॉरी दक्षिणी अमेरिका, इस साइड में चिली में एक डेजर्ट आता है आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट में आटा भी कम है, चिली भी कम है, दोनों ही कम है। ना खाने के लिए आटा है, ना खाने के लिए मिर्ची है। तो चिली का जो आटाकामा डेजर्ट, उसमें एक जगह आती है इरकुक। तो इरकुक वाली जो लोकेशन है, इसमें कहा जाता है कि पिछले 400 सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। ये पॉइंट है इस जगह। जैसे अपने राजस्थान में जैसलमेर में मानी जाती है जगह सम वाले एरिया में सबसे कम बारिश होती है, 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है। तो उस एरिया में जनरली वेजिटेशन नहीं मिलती, वनस्पति नहीं, रेत के दौरे ही दौरे हैं, और दौरों के अंदर वहां टूरिज्म करवाया जाता है अपने। तो सम धीरे धीरे किसके लिए फेमस हो गया? टूरिज्म साइट के रूप में। जैसे पश्चिमी राजस्थान में किसी को ड्यून्स देखने हो, रेत के टीले, तो वो कहाँ जाते हैं? सम ड्यून्स में जाते हैं। अफ्रीका के मरुस्थल हैं, सूखा देखना है तो वो है, जैसे सहारा डेजर्ट, नामीब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में एक ट्राइब से एक जनजाति पाई जाती है, बुशमैन। तो बुशमैन से पूछो सूखा क्या होता है, क्योंकि जन्म लेने से मृत्यु तक नहाते नहीं, जन्म से लेके और मृत्यु तक ये नहाएंगे नहीं बुशमैन।
एक शिकार अगर इन्होंने किया, शिकार के ऊपर अगर अटैक किया इन्होंने और भाला लग गया उसके, और इनको पता है कि घायल है, पकड़ लेंगे कुछ दूरी पर, तो ये 50 किलोमीटर तक उसका पीछा करते हैं पकड़ने के लिए। अपने थार डेजर्ट में किसी को कहे रिश्तेदार को 50 किलोमीटर मिलने के लिए आ जाए, मिलने के लिए नहीं है, और ये खाने के लिए 50 किलोमीटर पैदल निकल लेते हैं। ये है सूखा। तो इसका मीनिंग थार डेजर्ट तो विश्व में सबसे संपन्न डेजर्ट में से है। तो सबसे संपन्न डेजर्ट है, इसका मीनिंग विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में यहाँ जैव विविधता अधिक है। तो अगर स्टेटमेंट इस पॉइंट के बिना आपने लिखा, विश्व के मरुस्थलों से तुलना किए बगैर आपने लिखा कि थार मरुस्थल में जैव विविधता अधिक है, तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मरुस्थलों से अधिक जैव विविधता पर्वत या माउंटेन्स में होती है। और अगर ये लिखा विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल में जैव विविधता अधिक है, तो स्टेटमेंट फिर ठीक है, क्योंकि हमने कंपैरिजन अदर फिजिकल डिवीजन नहीं किए, हमने कंपैरिजन किए वर्ल्ड के अदर डेजर्ट्स। तो इसमें लिखिएगा थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। मोर बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन थार डेजर्ट देन अदर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। More biodiversity is found in Thar Desert than other deserts of the world. थार मरुस्थल में विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में, विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। More biodiversity is found in Thar Desert than other deserts of the world. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है क्या? नेक्स्ट कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो अपने मिलेट ग्रेन्स होते हैं जैसे बाजरा वगैरह, तो ये मुख्यतः अपने डेजर्ट एरिया की ओर अधिक उत्पादन होता है। तो थार मरुस्थल में मोटा अनाज यानी जो बाजरा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अब आप बाजरा कहें बाजरे को और बाद में कहेंगे सर मोटा नहीं बारीक होता है, तो इसमें अनाज के दाने को नहीं देखा जाता, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को देखा जाता है, जिससे शरीर में मोटापा या जिसमें जनरली कहा जाता है किसी प्रकार का कोई एलर्जेटिक पार्ट नहीं होता। इस अनाज को खाने में किसी प्रकार के, जैसे गेहूं होता है उसमें गुलेटिन होता है, और गुलेटिन आज वर्तमान में एलर्जी का सबसे बड़ा कारण है। भाई अधिकांशतः जो एलर्जिक जो पेशेंट हैं उनमें सबसे बड़ा कारण है गुलेटिन, क्योंकि अपना जो प्रमुख है जो अनाज बन गया है वो क्या बन गया है? गेहूं। जबकि जो बाजरा वगैरह इनमें गुलेटिन नहीं होती, गुलेटिन फ्री फूड ग्रेन्स होते हैं। और इस बार 2023 के वर्ष को यूएनओ ने भी तो मनाया है ना, मिलेट ईयर्स के रूप में, मोटे अनाज के रूप में। तो मुख्यतः जो मोटे अनाज होते हैं वो पौष्टिक माने जाते हैं, हेल्दी माने जाते हैं ज्यादा। तो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया ये मुख्यतः मोटा अनाज या खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न एक थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें अनाज तो शामिल होते ही होते हैं, इसमें मुख्यतः दाल भी शामिल होती है। तो दलहन को प्लस अनाज को, यानी अपने ग्रेन्स प्लस पल्सेस दोनों को मिला के खाद्यान्न कहा जाता है। तो राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है उसमें मूंग, मोट, शेखावाटी की और चौला, चूरू बीकानेर की और चना, ये भी मुख्यतः अत्यधिक प्राप्त होते हैं। चवला एक दाल का प्रकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में चवला के नाम से कम चौड़ा मोट के नाम से ज्यादा पहचानते हो आप, जिसमें इस तरीके का एक मोट होता है जिसमें यूं एक आगे या आंख होती है, थोड़ा सा क्रीमिश कलर का होता है। बोलते हैं ना गांव में चौड़ा मोट, तो वो चौड़ा मोट है, वो सही शब्द चवला होता है, उसका क्या होता है? चवला होता है। जैसे जनरली ये बोलते हैं एक फसल अपन सोयाबीन, तो ये सोया तो अपन ने बना दिया, सोयाबीन होता है, ये क्या होता है?
सोयाबीन। तो सोयाबीन को ट्रेंड में अपन इतना लेकर आ गए, इसको सोयाबीन बना दिया, तो अब ये सोयाबीन है, अदरवाइज ये था सोयाबीन। अब दोनों ही ठीक है, सोयाबीन भी ठीक है, सोयाबीन भी ठीक है। तो इसमें लिखेगा थार्मोस्टल में मोटा अनाज ब्रैकेट में लिख देना, खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होता है या अधिक उत्पादित होता है। फूड ग्रेन्स ब्रैकेट में, फूड ग्रेन्स या मिलेट ग्रेन्स ऑब्लिक करके लिख देना, फूड ग्रेन्स और मिलेट ग्रेन्स आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन थर्ड डिजिट। थार्मोस्टल में मोटा अनाज ब्रैकेट में खाद्यान्न का उत्पादन, या ऑब्लिक करके लिख दो खाद्यान्न का उत्पादन अधिक होता है, तो मिलेट ग्रेन्स या मिलेट ग्रेन या फूड ग्रेन आर मोस्टली प्रोड्यूस्ड इन थर्ड डिजिट। जैसे अनाजों के नाम लिख दो, इसमें कौन कौन से हैं। तो मोटे अनाज के तौर पे बाजरा, और खाद्यान्नों में कुछ प्रमुख दालें हैं जैसे चना, ग्राम, मूंग एंड मोठ। चवला यानी लोबिया, ये डेजर्ट एरिया में पाई जाती हैं ये दालें ज्यादा। तो बाजरा, चना, मूंग, मोठ एंड चवला। मोठ कैसा होता है? अलग अलग प्रकार के मोठ दिए हुए हैं, इंडिया में जितने भी प्रकार के होते हैं सारे दिए हुए। ये देखो, ये तो होता है लोबिया, जिसमें एक छोटी आई होती है ना, साइड में ब्लैक ब्लैक से एक आई होती है। क्या चीज? ये मोठी है ना, या मेरे भी गड़बड़ है? मोठी है। मूंग होता है बारीक, जो ग्रीन वाला जो होता है ना, उसको मूंग कहा जाता है। भाई खाते भी तो होंगे ना मूंग की दाल। ये होता है जो साइड में ब्लैक आई सी होती है ना, जिसमें ये होता है लोबिया या चवला, जिसको कहते हैं चौड़ा मोठ। वो चौड़ा मोठ ही है। और एक दो पॉइंट और लिख दो, एक लाइव स्टॉक पशु संपदा के बारे में लिख दीजिएगा। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है,
इस ओर जो पॉपुलेशन है वो लगभग राजस्थान ये 40% जनसंख्या निवास करती है। तो जनसंख्या हमारे चाहे किसी भी एरिया में हो ज्यादातर एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उस एरिया में कृषि इतनी अधिक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, वर्षा कम होती है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जो मुख्यतः एरिड डेजर्ट में भी आते हैं, क्योंकि एरिड डेजर्ट में आपको ध्यान हो तो मैंने एरिड डेजर्ट का एरिया बड़ा बताया था 1 लाख वर्ग किलोमीटर, जबकि सेम एरिड 75,000। तो इसका मीनिंग पश्चिमी राजस्थान का अधिकांश हिस्सा ऐसा है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो वर्षा कम होगी तो एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटी कम है। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान के लिए दो चीजें होती हैं इकोनॉमी का सोर्स, या तो एग्रीकल्चर या पशुपालन। तो पश्चिमी राजस्थान में कृषि जिन एरिया में पॉसिबल है वहां तो खेती, और खेती पॉसिबल नहीं है वहां, वहां पशुपालन या पशुधन अधिक पाला जाता है। तो पशुपालन पश्चिमी राजस्थान में अधिक होने के कारण सबसे ज्यादा पशु वाले जो जिले हैं, जो अपनी पशुगणना जो होती है, यानी जो एनिमल वेल्थ को लेके जो सेंसस रिपोर्ट जो आती हैं, जैसे 2019 की जो रिपोर्ट है लेटेस्ट 5 साल बाद आती है, तो अब आएगी 2023 की 2024 के अंदर, सॉरी 2024 में होगी, 2024 की रिपोर्ट लास्ट में, और फिर 2025 तक जारी होगी। तो अभी तक जो पशुगणना की रिपोर्ट आपके 2019 वाली चल रही है। तो उसके कारण सबसे इस पशु रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो पशु हैं बाड़मेर में, पुरानी जितनी भी लगभग पशु गणनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा बाड़मेर में ही पशु हैं। फिर इसका डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर, जोधपुर पशु संपदा में नंबर 2 पे, तो दोनों ही डेजर्ट में। 2012 वाली रिपोर्ट तक स्टार्टिंग के चारों जिले डेजर्ट के ही थे। नंबर 3 पे नागौर था, नंबर 4 पे जैसलमेर था। लेकिन 2019 के अंदर स्टार्टिंग के 2 हाईएस्ट जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो हैं डेजर्ट के, लेकिन अब पशु संपदा है वो धीरे धीरे राजस्थान के इस क्षेत्र में भी बढ़ने लग गई जिस एरिया में पॉपुलेशन अधिक है। कारण क्योंकि जहां जनसंख्या अधिक होगी वहां डेयरी प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। तो अब नंबर 3 जयपुर का आ गया है और नंबर 4 उदयपुर का आ गया है, और दोनों ही सिटी धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन सेटलमेंट के कारण यहाँ के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः डेयरी फार्मिंग का डेवलपमेंट हम देखें पिछले 15-20 सालों में बहुत तेजी से हुआ है। भाई अपने ग्रामीण क्षेत्रों में आप लोगों ने, हालांकि पुराने वाले नहीं, जो लगभग 30-35 साल जिनकी हो चुकी है उम्र, तो उन लोगों ने देखा कि गांव में जाते थे तो नानी और दादी अपने को दूध गाय के कप या जो अपने जो होता है ना कोपड़ा या मग्गा भर के पिलाते थे। लेकिन अब जाते हैं तो अब कंडीशन अपोजिट है। भाई जितना भी दूध होता है वो लगभग डेयरी में जाता है, और खाने के लिए भी कई बार पड़ोसियों से उधार लेके आते हैं कि भाई आज भैंस ने कम दिया और डेयरी में जाना निश्चित था वो तो चला गया। तो इसका मीनिंग है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा थे उनका हेल्थ, ये जो भी बात बोली जाती है वो 100% नहीं होती, हर व्यक्ति पे लागू नहीं होती। इसका गलत नहीं, सही है। तो मीनिंग ये है कि जितने भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो धीरे धीरे अपने एग्रीकल्चर में डेयरी फार्मिंग को बढ़ाने लग गए हैं, इकोनॉमी सोर्स को बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट भी ऐसा कोऑपरेट कर रही है। पहले पहले ऐसा कोई कोऑपरेशन नहीं था, जो दूध बेचता था उसको वह रुपया मिल जाया करता था, और आजकल सब्सिडी और मिल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति जो डेयरी फार्मिंग करता है कम से कम 5-10 पशु रखता है, और एक पशु का अगर 10 किलो भी सुबह शाम का दूध बेचता है तो 10 पशुओं का 100 किलो। तो इसका मीनिंग है कि गवर्नमेंट प्रति लीटर 1 लीटर के ऊपर 500 रुपये सब्सिडी देती है। तो दिन के 500 रुपये तो फ्री के हो गए गवर्नमेंट की ओर से, और 30 दिन के 15,000। दिमाग मत लगाओ, इधर RS के लिए आए हो आप लोग। कई लोग मल्टीपल करने लगे, मैं 10 नहीं मैं तो 20 रख लूंगा अगर ये कमाई है तो पशु संपदा अपने डेजर्ट एरिया में अधिक होती है। और ये जो डेजर्ट वाला जो एरिया है, डेजर्ट वाला एरिया, इसमें पशु संपदा इसलिए अधिक पाली जाती है क्योंकि एग्रीकल्चर माइग्रेट नहीं हो सकती। भाई खेत में आपने जो फसल लगा दी वो खेत में ही रहेगी। अब उसमें पानी की कमी है तो यह नहीं कि फसल उगा के और यहाँ पानी पिला के वापस बाड़मेर ले जाओ, लेकिन पशुओं में ये पॉसिबल है। भाई पशु उस एरिया में अगर चारागाह की कमी हो गई तो मुख्यतः अपने घुमंतक जातियां भी होती हैं जो मुख्यतः पशुओं को चराते चराते 20, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर जाके
और उस एरिया में जहाँ ग्रेजिंग लैंड होती है, चारागाह भूमिया, वहां पशुओं को चरा के वापस ला सकती है। भाई एक सीजन के अकॉर्डिंग वो शिफ्ट होती रहती है। तो इसका मीनिंग है कि पशुओं को माइग्रेट करना पॉसिबल है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना पॉसिबल है। तो एक जगह चारागाह भूमिया नहीं है, दूसरी जगह नहीं है, तो तीसरी जगह। इस कारण पशुपालन को पश्चिमी राजस्थान में अधिक महत्व दिया जाता है और छोटे पशु अधिक पाले जाते हैं वहां, भेड़ बकरी ये पशु। जबकि बड़े पशु होते हैं अपने अरावली वाले इधर जयपुर उदयपुर, क्योंकि डेयरी फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट। तो इसमें लिखे पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र में पशुधन या पशु संपदा अधिक पाई जाती है। एनिमल वेल्थ या लाइव स्टॉक, is mainly found in western desert in western राजस्थान। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल में या मरुस्थल में पशुधन या पशु संपदा अधिक पाई जाती है। अधिक पाई जाती है या पाली जाती है, दोनों ही ठीक है। लाइव स्टॉक या एनिमल वेल्थ इज मोस्टली फाउंड इन वेस्टर्न डेजर्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बाड़मेर, सेकंड जोधपुर। ये रैंक वाइज डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दो इधर कि कौन से जिले हैं जिनमें पशुधन अधिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट बाड़मेर, सेकंड जोधपुर। तो पहले तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में था भी पशु संपदा वाला, 2021 के बाद हटा दिया गया है, राजस्थान ज्योग्राफी में नहीं है अभी। तो ये लगभग 8-9 पॉइंट हैं, इनमें लिखने के लिए एग्जाम में कम से कम आपको 5 पॉइंट याद होने चाहिए, यानी 50 वर्ड तक पूछा जाए तो। हालांकि अपने इतना लिख लिया है कि 100 वर्ड में भी पूछा जाएगा तो भी लिख लोगे आप इसके ऊपर। अब इसके बाद में दूसरा भौतिक प्रदेश, फर्स्ट पश्चिमी राजस्थान डेजर्ट कंप्लीट हो गया। डेजर्ट के जो सामने क्या था, अरावली। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो फिजिकल डिवीजन की सामान्य जानकारी हम लिख रहे थे, तो ए में लिखा था डेजर्ट, नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट। बी हेडिंग डालने है इसके सामने वाला भाग अरावली माउंटेन। सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पेज में लिखा हुआ है, ये 4 फिजिकल डिवीजन लिखे हुए हैं। जहां से लिखना स्टार्ट किया था उसके दूसरे पेज में। पहला पेज तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने ले लिया था, सेकेंड पेज में ये लिखा था कि राजस्थान के फिजिकल डिवीजन अकॉर्डिंग टू रिलीफ फीचर और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कितने हैं, 4। फिर उनकी एक जनरल स्टडी लिखवाई थी, उसमें यहाँ डेजर्ट लिखवाया था, यहाँ अरावली माउंटेन। तो सेकेंड हेडिंग है अरावली माउंटेन, डेजर्ट कंप्लीट हो गया। कैपिटल बी हेडिंग अरावली पर्वतमाला। देखो अरावली को जब स्टार्टिंग में हम डिफाइन करते हैं तो इसमें 3 शब्द होते हैं, बातें नहीं करें कि अरावली एक प्राचीनतम, अरावली इज एन ओल्डेस्ट। किसी भी माउंटेन को ओल्डेस्ट किस बेस पे बोलोगे आप, उसका निर्माण काल बहुत पहले रहा होगा, उस बेस पे तो बोला जाएगा ना। तो इसका मीनिंग है फॉर्मेशन पीरियड के आधार पे बोला जाता है। दूसरा है
कि प्राचीन तो है, साथ में वलित भी है। इसका मीनिंग चट्टानों में दोनों तरफ से प्रेशर या दबाव के कारण, और जो मैग्मा या जो लावा है उसमें फोल्ड आए हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से माउंटेन अपने आप में फोल्डेड है। तो ये इसका फॉर्मेशन प्रोसेस, बनने की प्रक्रिया ये रही है। तो इसका मीनिंग है कि अरावली माउंटेन ओल्डेस्ट के साथ फोल्डेड माउंटेन भी है, कि प्राचीन तो है ही है लेकिन वलित है। तो वलित इसके निर्माण की प्रक्रिया रही है, यानी बना किस प्रोसेस से है, वो फॉर्मेशन प्रोसेस रहा है फोल्डेड। अवशिष्ट, अवशिष्ट जिस पर्वतमाला को बहुत लंबा समय हो गया वो बने हुए, तो वर्तमान में वो एक बची हुई पर्वतमाला एक अवशेष के रूप में हो सकती है। तो अरावली पर्वतमाला जब अपनी यूथ स्टेज में थी, तो जिस समय बनी थी उसमें उसकी हाइट काफी अधिक थी, उसकी एवरेज हाइट भी लगभग 4000 मीटर थी, सॉरी 4000 गुरु शिखर लगभग 2700 मीटर के आसपास। और आज वर्तमान में जो अरावली बची है वो 930 मीटर, यानी मूल अरावली का लगभग 1/3 पार्ट बचा है। लगभग 900 के आसपास पहले थी 2700। तो इसका मीनिंग बची हुई पर्वतमाला को हम कहेंगे अवशिष्ट, रेजिडुअल माउंटेन। तो ये कहा जाता है इसको वर्तमान में, वर्तमान स्थिति, एट प्रेजेंट। तो ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दी जाती है, मेंस में तो सीधा लिखना होता है कि अरावली इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिडुअल माउंटेन। अरावली एक प्राचीन, वलित और अवशिष्ट पर्वतमाला। लेकिन प्रीलिम्स एग्जाम में आपको आगे वाली कंडीशन दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया गया, जैसे आप कई बार पुरानी क्वेश्चन पेपर देखते हो, तो एक पेज में दिया हुआ था अरावली पर्वतमाला को निर्माण काल के आधार पे, फॉर्मेशन पीरियड के आधार पे क्या माना जाता है। तीनों ऑप्शन थे और एक डी था उपरोक्त सभी। तो निर्माण काल के आधार पे क्या माना जाएगा, ओल्डेस्ट माउंटेन, प्राचीन पर्वतमाला। फिर एक क्वेश्चन था कि अरावली पर्वतमाला को अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन प्रोसेस, यानी निर्माण प्रक्रिया के आधार पे कैसी पर्वतमाला माना जाता है। तो उसके बनने का प्रोसेस रहा है वो फोल्डेड या वलित, यानी दो तरफ से प्रेशर लगने के कारण। और एक क्वेश्चन फिर नेक्स्ट पेज में आप निकालते हो तो फिर एक नया क्वेश्चन मिलता है कि अरावली को वर्तमान स्थिति में माना जाता है, तो वर्तमान में एक अवशेष के रूप में माना जाता है, यानी जो मूल पर्वतमाला थी उतनी नहीं बची है, अब एक अवशेष बचा है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट। इसको कई बार फ्लो फ्लो में अपन लिख जाते हैं, अरावली पर्वतमाला एक अपशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली इज नॉट वेस्टेज, इट्स रेजिडियल माउंटेन एंड प्रीसियस पार्ट फॉर राजस्थान। राजस्थान के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि राजस्थान में वनस्पति है, मिनरल्स हैं और बायोडाइवर्सिटी काफी अधिक है अरावली के अंदर। तो इसका मीनिंग काफी अधिक महत्व है। अरावली अपशिष्ट नहीं है, अवशिष्ट है। कई बार ये एग्जाम में हिंदी वाला जो टाइपिस्ट होते हैं वो भी ये गलती कर देते हैं, कई बार वो अवशिष्ट को अपशिष्ट लिख देते हैं कि अरावली अपशिष्ट है। तो आप इंग्लिश में चेक किया करो कि अपशिष्ट यानी वेस्टेज लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट गलत है, और अगर रेजिडियल माउंटेन लिखा हुआ है अवशिष्ट, तो इसका मीनिंग इंग्लिश वाला ही मान्य होता है, हिंदी में गलतियां हो सकती हैं। पेपर में लिखा हुआ था ना अपने साफ साफ कि इंग्लिश वाली जो शब्दावली है वो क्या, उसको ठीक माना जाए, हिंदी में मिस्टेक हो सकती है। तो लिखना इसी तरीके से है अरावली एक, फिर ये तीनों पॉइंट लिखने हैं कि प्राचीन, वलित, अवशिष्ट, तीनों को कवर करते हुए लिख देना पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड रेजिडियल। किस किस बेस पे ब्रैकेट में आगे लिख दो, फर्स्ट वाले में फॉर्मेशन पीरियड, सेकंड में फॉर्मेशन प्रोसेस, और लास्ट वाले में एट प्रेजेंट, वर्तमान स्थिति। अरावली माउंटेन इज एन, तीन कंडीशन है इसमें, ओल्डेस्ट, फोल्डेड एंड रेजिडियल। तो पहले तो ये तीनों कंडीशन लिख दो, फिर किस किस बेस में है तीनों कंडीशन वो ब्रैकेट में लिख दो। तो अरावली एक प्राचीन, फिर नेक्स्ट उसे नीचे वाली लाइन में वलित, और लास्ट में अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वतमाला है। और ये जो कंडीशन लिखी है आपने, इन जो कीवर्ड यूज किए हैं कौन कौन सी कंडीशन में है, तो पहला तो है प्राचीनतम, निर्माण, निर्माण काल के आधार पे, फॉर्मेशन पीरियड के आधार पे, या अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन टाइम।
बनने का समय है वो बहुत पहले का, इस कारण प्राचीनतम बोला गया। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। ये लिखवाया था ना मरु और मेरू, उस टाइम भी लिखवाया था कि अरावली प्राचीनतम पर्वतमाला। सेकंड है वलित, किस बेस पे बोला गया है? फॉर्मेशन प्रोसेस, निर्माण प्रक्रिया। एंड रेजिडियल माउंटेन, ये एट प्रेजेंट या वर्तमान स्थिति में अवशिष्ट है, अवशेष के रूप में बची। तो इसका मीनिंग 66% अरावली का इरोजन हो चुका है, पर दिन लगभग 1/3 पार्ट बचा हुआ है। तो मेंस के अंदर तो ये फ्लो में लिखना है अपने को, इनको नहीं लिखना है, तो प्रीलिम्स में पहचानने के लिए तो जैसे अपन प्रैक्टिस करते हैं, तो एक पेज में तो अरावली को मान लिया प्राचीनतम, दूसरे पेज में मान लिया वलित, तीसरे पेज तक अपन किताब ही छोड़ देते हैं। ये मजाक थोड़ी ना, कभी प्राचीनतम और कभी वलित और कभी अवशिष्ट। हमारा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन में अरावली की तरफ ही जाता है बार बार, जबकि ध्यान जाना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला के अंदर डिमांड किसकी है। उसके निर्माण काल के बारे में पूछ रहे हैं, प्रोसेस के बारे में पूछ रहे हैं, या वर्तमान स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन अलग अलग पूछे गए और इनके अलग अलग आंसर इन्होंने माने हैं, तो वो आगे वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर चेंज होते हैं। सिंपल पूछ लिया जाए अरावली पर्वतमाला है, ऑप्शन प्राचीन, वलित, अवशिष्ट, तो उसमें माना जाएगा उपरोक्त सभी। तो अरावली पर्वतमाला प्राचीन भी है, वलित भी है और अवशिष्ट भी, यानी ऐसी कोई डिमांड आपको नहीं दी जाए ये वाली, तब इसमें सभी विशेषताएं माननी। तो इस कारण मेंस में ये सारी विशेषताएं अरावली की हैं, तो मेंस में फ्लो में सभी लिखनी होते हैं कि अरावली इज एन ओल्डेस्ट फोल्डेड एंड रेजिडियल माउंटेन। अरावली प्राचीन, वलित एवं अवशिष्ट पर्वतमाला है। तो अभी आपने इसको प्राचीनतम बोला था निर्माण काल के आधार पे, तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा निर्माण काल। अरावली का निर्माण काल, अपने जो कैम्ब्रियन एज आता है, जिसके बाद में अपने कैम्ब्रियन एज से अपने क्या बायोटिक पार्ट या पृथ्वी पे जीवों का विकास होता है, उससे पहले के टाइम पीरियड में जीव नहीं होते, तो उसको कहा जाता है कैम्ब्रियन से पहले वाले पार्ट को प्री कैम्ब्रियन। जैसे आप आरएस मेंस लिखते हो, उससे पहले क्या लिखना होगा? प्रीलिम्स। तो इसका मीनिंग है कैम्ब्रियन से पहले का जो टाइम पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन, यानी कैम्ब्रियन से भी पहले बनी हुई है। बायोटिक पार्ट या जीवों का विकास हुआ था, उससे भी पहले अरावली बनी हुई है। तो इसका जो फॉर्मेशन टाइम पीरियड है वो प्री कैम्ब्रियन एज। तो निर्माण काल में लिखो अरावली का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल। फॉर्मेशन पीरियड में द फॉर्मेशन पीरियड ऑफ अरावली माउंटेन इज प्री कैम्ब्रियन। अरावली का निर्माण काल प्री कैम्ब्रियन काल। द फॉर्मेशन पीरियड ऑफ अरावली इज प्री कैम्ब्रियन। निर्माण के बाद में इसका भी जैसे मरुस्थल का क्या था, ट्रसेरी एज और प्लेस्टोसिन, निर्माण के बाद इसका भी अपना एक विस्तार है। तो नेक्स्ट में लिखेगा एक्सटेंशन ऑफ अरावली। अरावली का विस्तार, टोटल लेंथ 692 किलोमीटर, लेंथ इन राजस्थान, लेंथ इन राजस्थान 550 किलोमीटर, ब्रैकेट में 80%, एंड एवरेज हाइट एवं औसत ऊंचाई 930 मीटर। तो अरावली गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। तो इसका जो विस्तार है टोटल लेंथ को लेकर अगर देखा जाए 692 लगभग 700 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में इसकी जो लंबाई है लेंथ इन राजस्थान 550, यानी अप्रोक्सीमेट 80% राजस्थान के अंदर, जिसकी एवरेज हाइट, तो एवरेज हाइट तो अपने को पता है जो रिलीफ फीचर है उसमें माउंटेन सबसे ऊपर होते हैं। जैसे डेजर्ट में अपन ने जो ऊंचाई वो लिखी 200 से 300 मीटर, पठार या हाड़ौती लगभग इसका डबल होता है 500 मीटर,
और उस पठार की लगभग अरावली डबल होती है, 1000 नहीं होती लेकिन लगभग आसपास ही होती है, 930 मीटर। तो माउंटेन्स हैं वो सबसे हाई रिलीफ फीचर रीजन्स में माने जाते हैं, सबसे उच्च भौतिक प्रदेशों में माने जाते हैं। तो राजस्थान में जैसे इंडिया में मेन माउंटेन कौन है? हिमालय। तो भारत में अधिकतम ऊंचाई पर कौन रहेगा? हिमालय। राजस्थान में जो फिजिकल डिवीजन है उसमें माउंटेन कौन है? अरावली। तो राजस्थान में हाईएस्ट रिलीफ फीचर कौन रहेगा? अरावली। इसका मीनिंग हाइट में इससे अधिक ऊंचाई पर कोई भी नहीं होगा। ये अरावली की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई है। तो एवरेज में कुछ चोटियां नीचे भी होती हैं, ऊपर भी होती हैं, इसको एक एवरेज के तौर पे लिया गया। तो एक्सटेंशन में 3 पॉइंट लिख देना, एक तो टोटल लेंथ 692, एक लेंथ इन राजस्थान स्टेट, लेंथ इन राजस्थान 550 किलोमीटर, एंड लास्ट में एवरेज हाइट 930 मीटर। लास्ट वाला डेटा मीटर में है, बाकी स्टार्टिंग वाले दोनों किलोमीटर में है। टोटल लेंथ 692, लेंथ इन राजस्थान 550, एंड एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 930 मीटर। चिट्ठियां ज्यादा आ रही हैं, क्या बात है? सर हमारा बैच F5 और F2। F5 6 जून को शुरू हुआ था। दिलीप सर अभी तक हमारी क्लास में नहीं आए, कारण अभी तक आपने सब कुछ याद नहीं किया। आ जाएंगे सर को, जैसे ही टाइम होगा आएंगे। हाँ जी, तो अरावली के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन और उसके एक्सटेंशन के बाद में है डायरेक्शन ऑफ अरावली, अरावली की दिशा। डायरेक्शन ऑफ अरावली, अरावली की दिशा। तो अरावली की दशा तो देख चुके हम, अवशिष्ट। अब डायरेक्शन या दिशा क्या है? ये दिशा मतलब सिर्फ अपने को आरएस प्रीलिम्स तक ही रखना होता है, इसको मेंस में नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन को लेके जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के क्वेश्चन होते हैं, मेंस में सिर्फ डायग्राम बनाना होता है, ये पॉइंट ही नहीं लिखना है। यानी अरावली का आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो, अरावली के बारे में लिख रहे हो, तो उसमें एक सिंपल सा डायग्राम, जिसमें आगे हम अरावली की स्टडी या अध्ययन करेंगे, तो उसमें अरावली के 3 पोर्शन डिवाइड करेंगे, जिसमें ये नदन अरावली, ये सदन अरावली और बीच वाला मिड अरावली। तो अपने को सिर्फ इसको इंडिकेट करना होता है, A, B, C, और इसके ऊपर इंडिकेट कर दीजिए कि ये पार्ट कौन सा है, अरावली। अब इनके डिस्क्रिप्शन जैसे आप ए में लिखेंगे वो लिखोगे नदन अरावली, उत्तरी अरावली, मिड अरावली, मध्य अरावली, और सी में सदन अरावली। तो मीनिंग है कि ये अरावली माउंटेन। तो डायरेक्शन लगभग इससे आइडिया हो जाता है कि डायरेक्शन अरावली के राजस्थान में साउथ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट की ओर। साउथ वेस्ट का मीनिंग है गुजरात की ओर से और दिल्ली तक। दिल्ली में जो अपना प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स। वैसे तो ये प्रॉपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां जाके समाप्त होती है, लेकिन वो इतनी फेम वाली लोकेशन नहीं है जितनी कि राष्ट्रपति भवन। तो इसमें जो लास्ट पॉइंट जो माना गया है वो राष्ट्रपति भवन, रायसीना हिल्स को माना गया है। तो इनकी स्टार्टिंग गुजरात के खेड़ब्रमा से लेके और रायसीना हिल्स दिल्ली तक। राजस्थान में एंट्री मानी जाती है इनकी सिरोही से, माउंट आबू से, और झुंझुनू के खेतड़ी। तो खेतड़ी झुंझुनू नहीं, नीम का थाना में आ गया। तो अब एंडिंग पॉइंट झुंझुनू नहीं मान के नीम का थाना, खेतड़ी की तरफ। तो पॉइंट तो वही रहेगा खेतड़ी, लेकिन प्रेजेंट लोकेशन उसके झुंझुनू नहीं होके नीम का थाना। तो राजस्थान में जो अरावली 550 किलोमीटर अभी बताई है मैंने, वो है सिरोही से लेके और खेतड़ी, नीम का थाना तक।
और जो 692 अरावली जो बताई है वो है गुजरात से लेके और दिल्ली, यानी जो टोटल लेंथ है, कुल लंबाई है जो है। तो इसमें अपने को डायग्राम के साथ इंडिकेट करना है कि अरावली कौन से पॉइंट से लेके कौन से पॉइंट तक, राजस्थान में एंट्री कहाँ से और राजस्थान में कहाँ तक, और फाइनली अरावली कहाँ तक है। तो ये सारे फैक्चुअली पॉइंट्स होते हैं इसके अंदर। तो इसका मीनिंग ये ओनली आर एस प्रीलिम्स का ही मैटर है जो अभी लिखेंगे डायरेक्शन को लेकर। अरावली का जो सदर्न वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा अधिक चौड़ाई में दिखाना, उत्तर की ओर जाते हुए इसकी चौड़ाई क्या होती है, कम। इस साइड में जो गुजरात की तरफ ये पार्ट है, यहाँ लोकेशन आती है खेड़ बर्मा। ये खेड़ बर्मा नहीं होती है तो फिर लोकेशन आती है इसमें पालनपुर। स्टेट कौन सा है, गुजरात। या फिर यहाँ जो हिल्स होते हैं, हिल्स के रूप में कई बार ये इसको गिरनार के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। गिर एक क्षेत्र है यहाँ जहाँ पे लाइन या शेर है, तो इसको एशियाई शेरों का घर या लाइन के लिए फेमस माना जाता है। तो गिर जो कि नार के लिए फेमस, अपने लोकल लैंग्वेज में शेर को क्या बोलते हैं, नार। तो गिर एरिया जहाँ पे नार या शेर पाए जाते हैं तो उस एरिया को कहा जाता है गिरनार हिल्स। वैसे इसमें जो प्रॉपर लोकेशन मानी जाती है वो खेड़ ब्रह्मा मानी जाती है। यानी ये सभी पॉइंट अगर दिए हुए हैं अलग अलग ऑप्शन में तो आंसर क्या मानोगे, खेड़ ब्रह्मा। और खेड़ ब्रह्मा नहीं दिया हुआ है तो फिर या तो पालनपुर मिलेगा या फिर गिरनार हिल्स। गिरनार के बाद में राजस्थान में इसकी जो एंट्री होती है वो होती है इस पॉइंट से, जो कि अपन आबू, डिस्ट्रिक्ट कौन सा होता है, सिरोही, इससे मानते हैं इसमें। राजस्थान में एंडिंग पॉइंट इसमें ये वाला पॉइंट, जिसमें तांबा अधिक निकलता है, खेतड़ी। पहले झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में था, अब किस में आता है, नीम का थाना। ये लास्ट पॉइंट जो इसमें आता है रायसीना हिल्स। तो अरावली कहाँ से कहाँ तक है, तो अरावली है खेड़ ब्रह्मा से लेकर रायसीना दिल्ली तक। राजस्थान में अरावली कहाँ से कहाँ तक है, तो डिस्ट्रिक्ट के तौर पे देखा जाए तो सिरोही से नीम का थाना। स्थान के तौर या पॉइंट के आधार पे पूछा जाए तो आबू पॉइंट से लेके खेतड़ी तक। तो सिरोही आबू से लेके और खेतड़ी नीम का थाना तक। अब इसमें कईयों को लगता है कि सर ये सिरोही में एंट्री कर रही है तो इधर डूंगरपुर से भी या उदयपुर से भी तो एंट्री तो कर ही रही होगी। बिल्कुल करती है। अरावली में जो दोनों पॉइंट हैं वो अपेक्स या ऊपर वाले पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस दिया है, लोअर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जो अरावली यहाँ खेतड़ी में समाप्त हो रही है वो इधर अलवर में भी तो समाप्त हो रही है ना। इधर जो खेरथल तिजारा है वहां पे भी समाप्त हो रही है। तो उस साइड के अंदर ये जो पॉइंट है ये भी तो अरावली का एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे भी तो अरावली का एंडिंग पॉइंट होगा ना। इसमें इसको क्यों माना गया है और यहाँ पे इसको क्यों माना गया है। तो इसमें जो लोअर पॉइंट्स हैं, नीचे वाले पॉइंट है, उनको महत्व नहीं देके उन्होंने किस पॉइंट को महत्व दिया, अपर पॉइंट्स को। तो इसके जो अपर यानी ऊपर वाले जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं इन पॉइंट्स को महत्व दिया गया। बाकी अरावली की एंट्री यहाँ इस एरिया में डूंगरपुर से भी होती है और वहां समाप्त खेरथल तिजारा में भी होती है। अरावली समाप्त बहरोड कोटपुतली में भी होती है। और पहले सीकर का बॉर्डर लगा करता था तो सीकर वाले क्षेत्र में या नीम का थाना वाले में भी अरावली समाप्त है। झुंझुनू का बॉर्डर वर्तमान में लगता है तो झुंझुनू में भी अरावली समाप्त है। लेकिन इसमें इस पॉइंट को लिया गया।
अपेक्स पॉइंट को, अपर वाले पॉइंट को, लोअर पॉइंट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। राजस्थान में डायरेक्शन यहाँ पे इंडिकेट कर देना। ये राजस्थान का सदर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट और ये नदर्न पार्ट। तो राजस्थान के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अरावली की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, गुजरात से दिल्ली की ओर मानी जाती है। ऑप्शन दूसरा भी आता है, दिल्ली से गुजरात भी आता है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट भी आता है। तो अपने को गुजरात वाला आंसर लेना होता है। दिल्ली से गुजरात उस कंडीशन में आंसर होगा जिस कंडीशन में पूछा जाए कि अरावली की चौड़ाई किस डायरेक्शन में बढ़ती है। तो दिल्ली से गुजरात की ओर चौड़ाई बढ़ती है, घटती हुई चौड़ाई और डायरेक्शन ऑफ अरावली सेम होता है। तो ऊपर जो हेडिंग आपने लिखा था ना अरावली की दिशा, या ये जो डायग्राम बनाया है उस डायग्राम के नीचे एक डायरेक्शन लिखना कि डायरेक्शन ऑफ अरावली इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली की दिशा, डायरेक्शन ऑफ अरावली और आगे डेस करके फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। डायग्राम हो गया कंप्लीट, बनाइए। वलित, वलित का मीनिंग होता है कि लैंड पोर्शन पे जहां दो ओर से प्रेशर या दबाव लगता है। फॉर एग्जांपल हिमालय जो है, हिमालय में भी ऊपर की ओर एक लैंड है जिसको हम कहते हैं यूरेशियन, यूरेशियन प्लेट के रूप में आती है वो, यूरोप और एशिया जिसमें शामिल होता है। इंडिया वाली प्लेट को कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। तो टेथिस सागर का जो मलबा है वो धीरे धीरे ऊपर उठने लग गया, उसमें फोल्ड आने लग गए। तो ये जो मलबा ऊपर की ओर उठा, तो कोई भी चीज जिसमें दो ओर से अगर आप प्रेशर डालोगे तो वो वस्तु क्या करेगी? फोल्डेड होगी, कुछ भाग उसका ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है फोल्डेड में, वो तो होता है अपनति यानी अपवर्ड पार्ट, और एक होता है डाउनवर्ड पार्ट तो यानी अपनति और अभिनति। तो जो माउंटेन्स होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं, जिसके अंदर एक हिस्सा ऊंचा मिलेगा पर्वत चोटी का, दूसरा हिस्सा नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो अरावली भी ऐसा ही वलित पर्वतमाला है, हिमालय भी एक फोल्डेड माउंटेन। फर्क ये है, अरावली ओल्डेस्ट एंड फोल्डेड माउंटेन, प्राचीन और वलित है। हिमालय है न्यू एंड फोल्डेड माउंटेन। हिमालय नवीन और वलित पर्वत, समय का फर्क है। हिमालय का जो निर्माण है वो तो आज भी जारी माना जाता है, तो इन दोनों प्लेट्स एक दूसरे के आमने सामने, यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन कंटिन्यूस बढ़ रही हैं। या आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें थ्योरी आएगी आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और एक मुख्यतः कोबर की थ्योरी, कोबर का सिद्धांत आएगा। तो उस थ्योरीज के अंदर वहां दिए हुए हैं कि फोल्डेड ये मीनिंग क्या है, ये फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा। जब दो ओर से प्रेशर या मुख्यतः संपीड़न बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ने के कारण बीच वाला जो भी भाग होगा
वो चाहे मैग्मा हो, सॉरी लावा हो, चाहे कोई सेडिमेंट्स हो, तो वो सेडिमेंट है वो ऊपर नीचे इस तरीके से हो जाएंगे, तो इसको कहा जाता है फोल्डेड, फोल्ड आ जाएंगे उसके अंदर। तो फोल्ड आने का मीनिंग है कि इसका ऊपर नीचे इस तरीके से होना, दो तरफ से दबाव बढ़ने के कारण। जैसे पहले ये इस तरीके से था, अब दो तरफ से अगर प्रेशर डाला जाए तो ये भाग ऐसे होगा, फोल्डेड हो जाएगा, फिर इसको कहते हैं वलित। तो अरावली के अंदर जो मैग्मा उसमें वलन आए हैं प्लेटों के प्रेशर के कारण, दबाव के कारण। इस कारण अपने आप में फॉर्मेशन प्रोसेस एक फोल्डेड माउंटेन के रूप में, एक वलन के रूप में बना है, और वर्तमान में कम बचा है, इस कारण यह अवशेष है। बहुत पहले बन चुका था, इस कारण यह प्राचीन है। तो इस कारण इसमें जो शब्द यूज किए गए हैं आगे वाली जो ब्रैकेट में अपन ने लिखे थे ना कंडीशन, उनके अकॉर्डिंग है कि ओल्डेस्ट माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन एंड रेजिडियल माउंटेन, फॉर्मेशन टाइम या फॉर्मेशन पीरियड, फॉर्मेशन प्रोसेस और एट प्रेजेंट। अच्छा, अब इसमें अरावली की जो दिशा लिखी है आपने यहाँ लिख दिया होगा साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, यानी जनरल आंसर पूछा जाए तो आंसर यही रहेगा। एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ रहता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये आंसर नहीं लेना है। अगर ये ऑप्शन है तो यही लेना है। इसको उस कंडीशन में ले सकते हो कि अरावली की चौड़ाई किस डायरेक्शन में बढ़ती है। तो चौड़ाई दिल्ली से गुजरात की ओर आने पर कंटिन्यूस बढ़ेगी, तो बढ़ती हुई चौड़ाई की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। बाकी घटती हुई चौड़ाई और अरावली की दिशा यही मानी गई है दिल्ली की तरफ, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब जो दक्षिण पश्चिम वाली जो दिशा होती है, यानी जो डायग्राम आपने बनाया है, इसमें आपने जो साउथ वेस्ट लिखा है दक्षिण पश्चिम, उसको हिंदी में बोलते हैं नैऋत या नैऋत्य, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को कहा जाता है ईशान। ईशान, किशन नहीं लिखना आगे। तो इसकी डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट, यानी नैऋत्य टू ईशान एंगल। अपने घर में होते हैं ना चार एंगल जो होते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट वाला जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं ईशान एंगल। एक साउथ ईस्ट वाला जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं आग्नेय, जहां अपने घर में आग वाला स्थान यानी किचन वगैरह जो होता है वो स्थान होता है। साउथ और वेस्ट वाला ये जो होता है इसको कहा जाता है नैऋत्य एंगल, नैऋत्य या नैऋत्य। नॉर्थ वेस्ट, यहाँ अपने घर में कोई स्पेस या विंडो वगैरह छोड़ी जाती है, इसको कहा जाता है वायव्य दिशा। तो हिंदी में जो शब्द है वायव्य, आग्नेय, ये दोनों जो अपने लगभग सुने हुए से शब्द हैं कि आग्नेय और वायु वाला, तो ये तो इसमें रावली में नहीं आएंगे। और जो थोड़े अजीब से अलग से शब्द होंगे जैसे नैऋत्य और ईशान, तो नैऋत्य से ईशान की ओर है। फ्रॉम नैऋत्य का मीनिंग होता है साउथ वेस्ट। तो ये डायग्राम बनाने के बाद नीचे ब्रैकेट में इस तरीके से बना लीजिए कि साउथ वेस्ट है वो नैऋत्य डायरेक्शन है, और नॉर्थ ईस्ट है वो ईशान एंगल होता है, ईशान कोण को कहा जाता है। तो एक शब्दावली कई बार ये हिंदी जो टर्म्स है उसको यूज करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अरावली फ्रॉम नैऋत्य टू ईशान, कि अरावली की जो दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, तो स्टेटमेंट सही है। और ईशान से नैऋत्य की ओर माना जाए तो स्टेटमेंट गलत है, यानी गुजरात से दिल्ली की ओर माना गया है इसको। साउथ वेस्ट नैऋत्य, नैऋत्य या नैऋत्य, और नेक्स्ट वाला है नॉर्थ ईस्ट ईशान। तो ये यहां तक जो लिखा है ये अपने डायरेक्शन को लेकर, ये डायग्राम और ये सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग याद रखना होता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाए राजस्थान में अरावली की एंट्री किस जिले से मानी जाती है, आंसर रहेगा सिरोही। किस स्थान से मानी जाती है, आबू वाली एरिया से। राजस्थान में अरावली को कहाँ पे समाप्त माना जाता है, डिस्ट्रिक्ट के तौर पे नीम का थाना। नीम के थाना पे पहले कहाँ था, क्या था, पहले यहाँ झुंझुनू था। और स्थान के तौर पे पूछा जाए खेतड़ी, जो राजस्थान में मुख्यतः कॉपर या तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये आगे पढ़ेंगे भी अपन, खेतड़ी किस में आएगा, कॉपर या तांबे के अंदर। अब अरावली की दिशा के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
जैसे अपन ने लास्ट फिजिकल डिवीजन किया था, आपको ध्यान है, डेजर्ट। तो डेजर्ट में अपन ने एक पॉइंट किया था स्टडी या अध्ययन, और अध्ययन की दृष्टि से हमने मरुस्थल को दो भागों में बांटा था। एक तो एरिड यानी राठी रीजन 0 से 25 सेंटीमीटर वाला, और दूसरा भाग था अर्ध शुष्क मरुस्थल या सेमी एरिड 25 से 50 सेंटीमीटर वाला, ये भाग। वैसे अरावली को 3 भागों में बांटा जाएगा। तो नेक्स्ट लिखिएगा अध्ययन या स्टडी। अरावली का अध्ययन लिखने की आवश्यकता नहीं, अंडरस्टूड है। हेडिंग हमारी अरावली है तो अरावली का अध्ययन नहीं, अध्ययन अध्ययन में लिखो। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, अरावली इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स या डिविजन्स। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। तो इसमें अरावली का जो एक भाग है जो उत्तर की तरफ है वो तो अपने आप में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उत्तरी अरावली, और जो नीचे की ओर है वो सदर्न अरावली, और जो बीच में दिखाई देगा वो मध्य अरावली। तो ये 3 पार्ट हैं इसके, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा जाता है। तो एक तो जो फैक्ट आया उसको अंडरलाइन कर देना, 3 भाग। तो ये जो 3 डिवीजन है ये वो भाग है जो राजस्थान के अंदर है, क्योंकि अपन जो स्टडी करेंगे वो कौन से अरावली की करेंगे, जो राजस्थान का हिस्सा है। तो डेजर्ट भी हमने वही पढ़ा है जो राजस्थान में। गुजरात के डेजर्ट की विशेषताएं थोड़ी ना लिखे हैं, रन ऑफ कच्छ वगैरह के बारे में कुछ नहीं लिखा अपन ने। तो यहाँ जो 3 भाग हैं, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी अरावली, तो इसमें ये वाला पॉइंट है, ये तो पता है आपको कौन सा है। अरावली का सदर्न पॉइंट कौन सा है, ये राजस्थान से, और ये राजस्थान वाली अरावली है। ये राजस्थान में एंट्री पॉइंट क्या लिखा था, डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सिरोही। यहाँ क्या लिखा था, डिस्ट्रिक्ट के तौर पे यहाँ लिखा अपने नेम का थाना। अब इसको 3 भागों में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट और चाहिए अपने को, 1 पॉइंट से 3 भागों में कैसे बटेगी, 2 और चाहिए, 1 और 2। तो 1 पॉइंट तो वो है जहां भी आप बैठे हैं, स्प्रिंग बोर्ड नहीं, जयपुर। 1 पॉइंट कौन सा है, जयपुर। दूसरा पॉइंट है राजसमंद। अब अरावली के डेफिनेशन लगभग आपको पता है। जयपुर से नीमका थाना के मध्य की अरावली को उत्तरी अरावली, राजसमंद से सिरोही के मध्य की अरावली को दक्षिणी अरावली, और जयपुर से राजसमंद के बीच की अरावली को मध्य अरावली। यानी जो 2 नए पॉइंट आपने लिए, एक तो जयपुर और एक राजसमंद, अगर ये पॉइंट आते हैं दोनों नए वाले तब तो मध्य अरावली। और अगर जयपुर के साथ नीमका थाना आ रहा है तो नीमका थाना आते ही हम समझ जाएंगे ऊपर वाला पॉइंट है उत्तरी अरावली, सिरोही आते ही हम समझ जाएंगे सदर्न अरावली, और ये नीमका थाना और सिरोही ये दोनों ही नहीं है तो इसका मीनिंग फिर मध्य अरावली। तो इस सिरोही का पता है अपने को, सदर्न की तरफ है सिरोही। तो
तो इसका मीनिंग सिरोही प्रेजेंट होते ही, दक्षिणी रावली, नीम का थाना आते ही, उत्तरी रावली और दोनों नहीं आते ही फिर रहेगा मध्य रावली। और इसमें जो उत्तरी रावली का जो हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचा भाग है, वो सीकर में आता है, रघुनाथगढ़। मध्य रावली जो मुख्यतः पहले अजमेर में हुआ करती थी, अब अजमेर के कई पार्ट हो गए। अजमेर से केकड़ी भी बन गए, ब्यावर भी बन गया। तो इसका मीनिंग है अब इसमें केकड़ी, ब्यावर सब शामिल है। तो इसका जो ऊंचा भाग है वो ब्यावर की तरफ टोडगढ़ और एक अजमेर की तरफ तारागढ़। क्योंकि कई बुक्स में टोडगढ़ दिया हुआ रहता है, कईयों में तारागढ़, तो अपन दोनों ही देखेंगे। और अरावली की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। गुरु का मीनिंग होता है जिसका दर्जा ऊंचा हो, और शिखर का मीनिंग माउंटेन, यानी वो शिखर जो गुरु की तरह, जैसे हिंदी पढ़ते हो तो उसमें विलोम शब्द या एक अपोजिट वर्ड आता है गुरु। गुरु का अपोजिट होता है लघु। लघु यानी छोटा, गुरु यानी ऊंचा। तो जिसका पद ऊंचा हो या जो चोटी ऊंची हो, उसको हमारे राजस्थान में क्या बोला गया है? गुरु शिखर, यानी शिखरों का जो गुरु है ऊंचा है। तो ये वाला जो भाग है, सिरोही वाला पार्ट, यहाँ गुरु शिखर। यहाँ पे जो है अजमेर की तरफ ये टोडगढ़। टोडगढ़ ऑप्शन ना हो तो फिर तारागढ़। ये वाला जो है उत्तरी रावली वाला, ये रघुनाथगढ़। कौन सा नाथ? रघुनाथगढ़। अब इसमें उत्तरी रावली का मीनिंग ये रहेगा, नीमगा थाना से जयपुर। ये भी आपने 3 डिवीजन किए थे ना, उसमें ये वाली है उत्तरी रावली। जयपुर टू राजसमंद ये रहेगी मिड अरावली, मध्य अरावली। फिर ये राजसमंद से लास्ट सिरोही वाला पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट, ये रहेगा सदर्न अरावली। तो अभी जो आपने ये टेबलिक फॉर्मेट में जो लिखा था, डायग्राम फॉर्मेट में इंडिकेट कर दीजिए। फिर इनके डेफिनेशन लिखेंगे जो हम कवर करेंगे कल। गुरु शिखर ये सिरोही की ओर, अरावली का हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी।